तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर चालू करते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोगों ने कल जो इंट्रो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था 19 मिनट्स का इस रेस्पिरेशन के बारे में, वो आपने देख लिया होगा। तो आपको एक बेसिक नॉलेज अब है और अब हम चालू कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा जानने का। तो आप लोग जान गए हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम चीज़ें तो नहीं है। ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्सचेंज है गैसेस का, वेयरएज रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है इनटू द सेल्स, और इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। कल जैसा कि हमने बात की भी थी कि भाई हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक, और दोनों में हमारे पास कितना कितना एटीपी बनता है, कहाँ पे कैसे बनेगा, आज हम लोग वो बात कर लेंगे। ऑल्दो ये कंसेप्ट आपकी बुक में नहीं है, बट आपको एक बहुत बेसिक तरीके से मैं समझा देने वाला हूं कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास ये एक सेल है। अब ये एनिमल सेल है, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मगर सेल वॉल नहीं बनाई है। सेल वॉल होती तो वो एक प्लांट सेल होता, आप लोग 9th से भी जान रहे हैं। अच्छा देखिए क्या है ना, कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ईआर है, हमारे कंसीडरेशन में क्या चीजें हैं। देखो, जो यहाँ पे पूरे सेल में फ्लूइड भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो दिस इज साइटोप्लाज्म, बराबर। और दूसरी चीज जो हम लोग को आज जाननी पड़ेगी दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। अभी मैं एक बना रहा हूं इसलिए मैं माइटोकॉन्ड्रियन बोल रहा हूं, प्लूरल शब्द में माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल होता है, आपको मालूम होगा, हम लोगों ने क्लास 9 वाले लेक्चर से बात करी है। ठीक है, खैर अब देखो होता क्या है ना, कि जब हम लोग बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के बारे में या ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स का जब हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इजीली जो चीज ब्रेक डाउन हो जाती है शरीर में दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो सेल्स के अंदर सबसे जल्दी अगर एनर्जी को अवेलेबल करना है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। नाउ सी, जो ग्लूकोज है ये अवेलेबल होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे अवेलेबल है? साइटोप्लाज्म में। अब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है उसको दोस्तों कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको शब्द शुगर से आता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विल बी कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ये एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो कि अब टूट के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, तो यहां पे बनेंगे हमारे पास पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है वो आप बोल सकते हो कि ये 3 कार्बन का है, और क्योंकि मेरे पास 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, अगर मैं एक ग्लूकोज की कहानी लेके चल रहा हूं तो मेरे पास 2 पायरुवेट मुझे साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। समझ में आया आप लोग को? तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है कहां पे? साइटोप्लाज्म में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब आप एक बात जानिए, जो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये एरोबिक या एनारोबिक से लेने देना नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये चाहे एरोबिक ब्रेकडाउन हो चाहे एनारोबिक ब्रेकडाउन हो, ये होगा ही होगा और साइटोप्लाज्म में ही होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है। इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट। ठीक है, हर एक सेल में होगा ही होगा। इसके बाद जो ये पायरुवेट बना है, सी पायरुवेट का आगे क्या होगा ये इस चीज पर डिपेंडेंट है कि वेदर O2 सिस्टम के पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैं आपको पहले एरोबिक समझा दे रहा हूं फिर एनारोबिक समझाऊंगा, तो लेट अस अज्यूम कि O2 इज एट पॉइंट राइट नाउ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो पायरुवेट फिर क्या होगा? सी दिस पायरुवेट जो कि यहां पे बना है, कहां पे? साइटोप्लाज्म में, इसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये स्पेस बीच में होता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अगली रिएक्शंस यहां पे होती हैं। ठीक है, तो पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करा जाएगा कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और तो यहां पे लिख देता हूं मैं ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन लिख देता है। चलो अभी के लिए ना सिंगुलर दिख रहा है। और फिर क्या होता है कि इस पायरुवेट को हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लो आप लोग। तो पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा मैट्रिक्स में, तो यहां पे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहले होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका नाम होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। सी एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब अगर मेरे पास रिएक्शन में ये 2 थे तो ये भी 2 बनेंगे। तो एसिटिल कोएंजाइम में भी मेरे पास कितने बन गए? 2x। अच्छा, इस रिएक्शन में आपको समझना 3 कार्बन से 2 कार्बन होना, तो यहां पे मेरे पास 2 CO2 भी रिलीज हो जाएंगी। तो 2 CO2 विल आल्सो बी आउट। ओके, अच्छा
अब ये जो मेरे पास एसिटिल कोएंजाइम ए बना है, ये अंडरगो करेगा अलग रिएक्शन को जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटी, सॉरी इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम है, चलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे इस जगह को बना लेता हूं। तो दिस एसिटिल कोएंजाइम ए, इट विल अंडरगो द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होगा, और क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट होती है, मेरी बात को आप बहुत ध्यान सुनिएगा, क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट होती है तो यहां पर हम लोगों को बहुत सारे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, जैसे NADH2, जैसे FADH2। तो ये सब जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होते हैं वो हमको क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं। क्रेब्स साइकिल और जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, ये पूरी रिएक्शन कहां पे हो रही है? इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही रिएक्शंस हैं, बराबर है। अच्छा, अब क्या होता है, वंस क्रेब्स साइकिल इज डन एंड हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म, तो उन हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स को जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे यूज करा जाता है टू क्रिएट एटीपी। ठीक है, तो अब फाइनली क्या हो रहा है कि मैं अगर लिखूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग बस इतना रखना है कि एक तो ग्लाइकोलिसिस याद कर लो, चलो कि ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में, और ये यूनिवर्सली होगा, फिर चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, डजंट मैटर। इसके बाद जो पायरुवेट बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया था माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यहां पे मैंने लेके चला है अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि O2 अवेलेबल था। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है तो दो रिएक्शंस होती है, बट आप लोग एक ही याद कर सकते हो, विच इज क्रेब्स साइकिल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें क्या याद करनी है आपको, एक तो ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दूसरा आप लोग याद कर सकते हो क्रेब्स साइकिल जो कि कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, जब ये दो रिएक्शंस हो जाती हैं तो फाइनली हाई एनर्जी जो हमारे पास है इंटरमीडिएट्स, उनको जब हम लोग प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो इन दोनों के एंड में क्या बन जाती है हमारे पास? तो यहां पे बनते हैं 36 या 38 ATP। ठीक है, अब देखो हो ये रहा है कि जैसे आप इस तरह समझो, जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे, मान लो मेरे पास ये पेन है, हाँ। अब जो ये पेन है, अगर इसमें से मैं पेन की कैप को चिपकाऊंगा तो कुछ तो एनर्जी लगेगी। तो जैसे मैंने पेन की कैप को यहां पे दबाया तो कुछ एनर्जी मैंने लगाई, ठीक है। इसका मतलब मैंने पेन और पेन की कैप के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए कुछ एनर्जी लगाई है। इसी तरह से जब अगर मैं इस पेन की कैप को यहां से हटाता हूं, ऐसे हटाया, तो जो एनर्जी यूज हुई होगी इसको बनाने में या फिर इस पेन की कैप को यहां फिक्स करने में, तो सेम और लेट्स से थोड़ी बहुत लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो पहले यहां पे फिक्स हुई थी। इसी तरह से काम करता है एटीपी। ठीक है, आइए चलिए हम लोग एटीपी हम लोगों ने बना ली है, तो एटीपी काम कैसे करता है वो भी देख लो। देखो एटीपी का जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल होता है, ये आप लोग 11th क्लास में जानोगे। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या है, आप ऐसे समझो मेरे पास एक मतलब एक एडिनोसिन होता है, इसमें शुगर और एडेनिन कंपाउंड होता है, और इसमें क्या करते हैं, देखो जब मेरे को फॉस्फेट जोड़ना होता है ना, इसमें एडेनिन में जब मेरे को फॉस्फेट जोड़ना होता है तो मुझे चाहिए होती है एनर्जी। तो इस एडेनिन में अगर मैं एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ूंगा तो मुझे क्या, मैं रिएक्शन में लिखूंगा मेरे को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी जब लग जाएगी तो ये बन जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये अब कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। मान लो ये एडेनिन है और इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, और ये जो है दिस बॉन्ड इज हाई एनर्जी बॉन्ड, दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड। इस बॉन्ड को बनाने के लिए ही एनर्जी चाहिए होती है जो कि हम फूड को ऑक्सीडाइज करके प्राप्त कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर एक और चिपका दूंगा इसके ऊपर फॉस्फेट, तो इट विल बी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सेम एनर्जी अगर मैं लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड सेम अगर मैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड देन अगेन एनर्जी लगा दूं यहां पे, तो इट विल बिकम व्हाट वी कॉल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस तरह से बन जाएगा जिसमें आपके पास 3 फॉस्फेट होंगे, और फॉस्फेट से जो बनी हुई बॉन्ड दैट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। नाउ ये यूज कैसे होती है, देखो आपकी बुक में लिखा गया है कि जब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की होती है, मींस इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या करती हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, तब वो प्रोसीड करती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जो अपने से हीट लिबरेट करती हैं। तो वी कैन से कि फूड का ऑक्सीडेशन एक तरह से एक्सोथर्मिक नेचर का था, क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज हो रही थी।
हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने उस एनर्जी को टैप करा, यूज करा, और हमने एडेनोसिन के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चिपकाए, तो वो एएमपी बने। और हम लोग जब इसको कंटिन्यू करते हैं, एक और लगाएंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इट विल बिकम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, अगेन एटीपी। इस तरह से हमने एनर्जी को ट्रैप कर लिया। नाउ लेट्स से देयर इज अ रिएक्शन कि A प्लस B इक्वल्स C, ठीक है। मगर यहां पे एक चीज ये है कि हमें चाहिए, यहां पे एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आप सोचो कि ऐसी रिएक्शन जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिनको एनर्जी चाहिए, वी कॉल सच रिएक्शंस एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इसको एनर्जी कैसे दे सकते हैं? अगर मैं यहां पे एक एटीपी लाऊं, लेट्स से मैं ये एक एटीपी लाता हूं, ठीक है, और इस एटीपी को मैं तोड़ दूं, मतलब तोड़ कैसे दूं, मतलब मैं इसका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तोड़ दूं, टर्मिनल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तोड़ूं, तो देखो होगा क्या, एक तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ गया, और दूसरी चीज क्या आई होगी बाहर इससे, ऑब्वियसली एनर्जी। अब ये एनर्जी तो रिएक्शन में लग जाएगी, और ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, एडीपी, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी इस रिएक्शन से एनर्जी निकलेगी जो कि A प्लस बी को C बनाने में हेल्प करेगी। मींस जब भी कभी कोई हमारे शरीर में रिएक्शन किस नेचर की होती है, एंडोथर्मिक नेचर की होती है, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एटीपी। कैसे? एटीपी अपने से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तोड़ेगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूटने पर जो एनर्जी उसको लगाने में फिक्स हुई होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। तो आपकी बुक में मेंशन करा गया है कि अप्रॉक्स 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी जो है लिबरेट होती है इस दौरान, ठीक है। तो ये हो गया एटीपी का फंक्शन, ठीक भाई, ओके। तो ये तो मैंने बताया तुम लोगों को अभी एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? अब देखो मैं आपको एक बात तो बोल चुका हूं कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जो ग्लाइकोलिसिस है वो कॉमन पाथवे है दोनों के लिए। इसका मतलब दोनों ही रिएक्शंस में कहानी पाइरुवेट से चालू होगी आगे की, ठीक है। तो यहां पर भी एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं कि ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, और अब क्योंकि O2 अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, अब समझिएगा मेरी बात को। तो दिस पाइरुवेट डिपेंडिंग कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कौन से एंजाइम है और क्या कंडीशंस हैं, वो दो तरह से फर्मेंटेशन को परफॉर्म कर सकता है, दो तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। पहला एग्जांपल है इन मसल्स ले लो आप लोग, इन मसल्स, या फिर आप बोलो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, उसकी बात कर लें। तो देखो ये लोग पाइरुवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसको जब ये क्या करेंगे यहां पास फर्दर यूज करेंगे, तो ये पाइरुवेट से बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड, यानी इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या सेम है तो कोई CO2 रिलीज नहीं हो रहा है। अच्छा, लैक्टिक एसिड के साथ कहानी क्या है? सी लैक्टिक एसिड इज नॉट ऑल दैट बैड। जब हमारी मसल्स में हम लोग फटीग की बात करते हैं, जैसे हम लोग बहुत देर से रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उस दौरान जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उस टाइम पे मसल्स में थोड़ा बहुत क्या होती है, सोरनेस या आपको थकावट सी महसूस होगी, क्रैम्प्स टाइप के महसूस होंगे, और आप लोग थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो वो ठीक भी हो जाता है। खैर लैक्टिक एसिड और लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस आपको मालूम है, लैक्टिक एसिड हमको कहां मिलता है? हमारे दही वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मिलता है। तो लैक्टिक एसिड के बारे में आपकी बुक में वो लिखा हुआ है मसल सोरनेस वाला, तो आप लोग याद रख सकते हो कि इट कॉजेज मसल सोरनेस। और मसल सोरनेस को हुई क्यों? क्योंकि आप जब बहुत लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में O2 इंटेक उतना नहीं जितना अपटेक है सेल्स के द्वारा, तो आपके शरीर में एक कंडीशन बन जाती है कि O2 की आपके शरीर में कमी हो गई, तो कर्जदार हो गया आपका शरीर। इस कंडीशन को बोलते हैं O2 डेट, ठीक है। अब क्या होता है कि शरीर फिर फर्मेंटेटिव पाथवे का इस्तेमाल करते हुए एटीपी बनाता रहता है, दो एटीपी बनते रहेंगे, और बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स के अंदर, ठीक है। और यही लैक्टिक एसिड जब मसल्स में अच्छा खासा एक्यूमुलेट हो जाता है तो इट कॉजेज द मसल सोरनेस। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि दूसरे तरीके से मैं बात करूं तो यीस्ट की बात कर लेते हैं। ये यीस्ट एक तरह का फंगस होता है, आपको मालूम है, यूनिसेलुलर फंगस है ये। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है कि अगर ये यूज करता है पाइरुवेट को, तो ये करता है हमारे पास एल्कोहल का प्रोडक्शन, यानी इथेनॉल का प्रोडक्शन। तो एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH विच इज इथेनॉल। तो ये इथेनॉल बनाता है, और क्योंकि देखो एक कार्बन आपको दिख गया रिलीज हो जाता है यहां पास, तो ये CO2 भी रिलीज होता है। तो दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड विच इज एल्कोहल एंड अनदर इज CO2। तो ये हमारी बुक में पाथवे दिया हुआ है। अब पाथवे जो दिया हुआ है वो किस तरह से, एक बार भी जरा वो भी देख लेते हैं। तो देखो यही सब यहां बताया हुआ है दोस्तों, और आपको इस तरह से याद रखना है। ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में टूटेगा, पाइरुवेट बनेगा। नाउ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, दो केस। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन केस है यीस्ट में तो क्या बनता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
एनर्जी, एनर्जी बहुत कम बनती है, आपको याद रखना, मैंने कल बताया था 2 एटीपी की एनर्जी बनती है केवल यहां पे। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है लेट्स से इन आवर मसल सेल्स, तो इट विल बी फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड अगेन प्लस एनर्जी, मगर लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। बट जस्ट इन केस द ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो वो रिएक्शन आपको मालूम है ग्लूकोज से पायरुवेट कहां ट्रांसफर करते थे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कौन से स्टेप्स में, करेब्स साइकिल्स और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के जरिए, जिस कारण से हमको CO2 वाटर और एनर्जी मिलती है। मगर यहां पे मिलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होती है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है दैट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, जिसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं बाकी एक्टिविटीज को चलाए रखने के लिए। इन दीस प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगेन आर द रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर एनर्जी, एंड एटीपी को बनाने में हम लोगों ने एनर्जी फिक्स ही तो करी है, तो हम लोग वो एनर्जी किसको दे देंगे, उस एंडोथर्मिक रिएक्शन को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बारे में यहां पर ये सारी बात मेंशन्ड है। अब देखो यहां पे लिखा है सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म अपनी ऑक्सीजन की इस इनटेक को पूरा करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टोमेटा के जरिए, और उनके बीच में क्या होता है, बहुत लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है जहां से गैसेस अंदर की तरफ डिफ्यूज कर जाती हैं, तो वहां से हमारे पास में इंश्योर करते हैं कि एयर आती रहे। लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, तो CO2 O2 डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है। अब एक बात याद रखना, प्लांट्स दिन में क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो CO2 फिक्स होता है एंड O2 रिलीज होता है, और रात में इसके विपरीत होता है, रात में वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं O2 को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लिखा है दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड इन एंड आउट थ्रू द एयर। कह रहे कि भाई O2 CO2 इन एंड आउट मूव कर सकती है, CO2 आ रही है और फिक्स हो रही है दिन में, जबकि वही CO2 प्लांट्स रात में प्रोड्यूस करके बाहर कर रहा है। तो वो कह रहा है कि डिपेंडिंग कि क्या रिएक्शन हो रही है और किस टाइम पे हो रही है, तो O2 CO2 के पाथवे बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकती है। कह रहे डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। कह रहे at night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से O2 इनटेक को मेंटेन करते हैं, तो कैसे प्लांट्स की बात बता दी गई है। कह रहे एनिमल्स भी जो है अलग अलग तरह से हमारे पास जो है O2 को अपटेक करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और CO2 को एलिमिनेट करते हैं, सॉरी। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use oxygen dissolved in water. अब फटाफट से मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं कि जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहे हैं वो गिल्स के जरिए इस चीज को कैसे अचीव करते हैं। अब देखो आपको इस तरह समझना है, जैसे मान लो मैं काम करता हूं, मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं यहाँ पे, तो आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए फिश वगैरह की अगर हम बात करें जिनके पास गिल्स होते हैं, तो उनके पास केवल हार्ट में 2 ही चेंबर है। हमारे पास 4 चेंबर्स होते हैं ना, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, इनके पास 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होता है, इस तरह से। अब क्या होता है ना कि ये जो ब्लड है जो वेंट्रिकल से पंप आउट होगा, तो ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ये ले जाएगा पहले गिल्स पे। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं ऐसे करके एक बड़ा सा बॉक्स बनाता हूं और बॉक्स के ऊपर लिखता हूं कि ये है गिल्स। सी गिल्स क्या होती है, गिल्स बहुत फाइन 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 हमारे पास सरफेसेस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से ब्लड वेसल्स जो होती हैं ऐसे गुजर रही होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए अब जो ऑर्गेनिज्म पानी पिएगा, पानी के अंदर क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो मैं देखो ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। तो O2 डिसॉल्व्ड O2 इन वाटर, ठीक है। तो जब पानी में डिसॉल्व्ड O2 होगा, वो देखिए क्या होगा, वो मुंह से अंदर करेगा और गिल्स के ऊपर से इस पानी को निकालेगा। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, गिल्स के ऊपर से जब ये O2 रिच वाटर निकलेगा तो क्या होगा, सी गिल्स के उस साइड जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीनेटेड। तो आपको मालूम है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो टेक्निकली होगा क्या, पानी में से O2 क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, वो डिफ्यूज कर जाएगी इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल्स, गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वहां पे वो डिफ्यूज कर जाएगी। तो O2 कहां कम था, O2 कम था हमारे पास ब्लड के पास, ठीक है। O2 ज्यादा कहां है, वाटर में। तो गिल्स टेक्निकली क्या है, गिल्स बस एक एक्सचेंज का साइट बनते हैं कि O2 जो है पानी में से निकल के ब्लड के अंदर पहुंच जाए। अब ये जो पानी यहां से आपको मालूम है ऐसे यहां से पानी निकलता रहता है मछलियों में, तो जब पानी निकलेगा तो वो पानी तो खैर बाहर चला जाएगा, ये देखो पानी बाहर चला गया, मगर जो ब्लड था वो क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेट, ठीक। अब हम इसे हटाते हैं फटाफट से और देखो अब क्या होगा,
अब देखो यहां, ओ हो, ऐसे नहीं भाई, अब ये जो ब्लड यहां से बाहर निकलेगा, दिस ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये जाएगा हमारे टिश्यूज तक, इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स टिश्यूज, जो भी ऑर्गन्स हैं जिनको भी ऑक्सीजन की नीड होगी वो पूरी करेगा। बट होगा क्या, ये जो ब्लड वापस पहुंचेगा दोबारा से हार्ट की तरफ, तब तक ये दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये हमारी मछलियों में जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्चुअल में वो रिसीव भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है और पंप भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है। इन बिटवीन गिल्स के जरिए जो ऑक्सीजनेशन हो रही है ब्लड की, वो ऑक्सीजन फिर आगे डिलीवर हो जाती है। तो गिल्स क्या है, गिल्स एक सरफेस की तरह एक्ट करते हैं फॉर दी एक्सचेंज, कि जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको हम क्या कर सके, ब्लड के अंदर पहुंचा सकें। मगर देखिए पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अरे प्रभु हटो, इन वाटर, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इज इन लो परसेंटेज, ये परसेंटेज में काफी कम है। अब जब ये परसेंटेज में कम है तो उसको शरीर कॉम्पेंसेट कैसे करेगा, आप देखो मछली लगातार बहुत सारा पानी पीती रहेगी, इस तरह से पानी पीती रहेगी, और इस तरह से जब ये पानी पीती रहती है तो इस तरह से ऑक्सीजन रिच पानी जब पहुंचता रहेगा तो कोई कमी नहीं पड़ती शरीर को, और मछली आराम से अपने रोजमर्रा के काम जो है पूरे कर पाती है। ठीक है, तो कॉम्पेंसेट कैसे, बिकॉज देखो एटमॉस्फेयर में हमें तो खूब मिल रही है ऑक्सीजन, मैंने हवा ली, इसमें 21% ऑक्सीजन थी, मगर मछली के पास ये परसेंटेज बहुत कम है भाई, क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है। तो इसको कॉम्पेंसेट कैसे करती, ज्यादा लेके, ज्यादा पानी पिएगी, ज्यादा गिल्स तक पानी पहुंचेगा, ज्यादा O2 पहुंच जाएगी, इस तरह से कॉम्पेंसेट करती है। ओके फाइन, आओ जी देखें, तो लिख रखा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो आपको बात समझ में आ गई भाई, देखो मेरे पास 21% का एक्सपोजर है ऑक्सीजन का, अब मछली के पास इतना नहीं है, तो मछली को उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए तेज तेज ब्रीदिंग करनी पड़ती है, तेज तेज ब्रीदिंग करने की जल्दी जल्दी पानी को लेके आएगी, गिल्स तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो लिख रखा है कि फिशेस टेक इन वाटर थ्रू द माउथ and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे लिखे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिखे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन एंड दिस ऑक्सीजन इज absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increase surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। अब देखो आप एक बात समझना, हर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग मैकेनिज्म है, मैंने कल भी डिस्कस किया था ना, किसी के पास गिल्स हैं, कोई स्किन से कर रहा है। अगर आपको लेट्स से ये एक छोटा सरफेस है और ये एक बड़ा सा सरफेस है, अब ये आ रही है O2 और इस पे आ रही है O2, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जिसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है वो ज्यादा O2 के कांटेक्ट में आ सकता है और ज्यादा एक्सचेंज कर सकता है वो। तो इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म ट्राई ये करेगा कि जिस सरफेस से एक्सचेंज होने वाली है गैस वो बड़ा से बड़ा हो। इसीलिए हमारे लंग्स के अंदर एक सरफेस एरिया जो है एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे टाइनी टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोली। हम देखेंगे, खैर मैं आपको 3D मॉडल दिखाऊंगा। कल आप लोगों ने मेरा डाइजेशन वाला तो देख ही लिया होगा, 3D मॉडल कितना मस्त है, मैं आपको उसी से पढ़ाऊंगा जब मैं आपको लंग्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, आइए, तो मैं ये कह रहा हूं कि सबका सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा गैसेस एक्सचेंज होगा। तो क्या ऑल दिस ठीक है, हो गया। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, बहुत पतला होना चाहिए। सी गैसेस एक्सचेंज अच्छा कब होगा, जब सरफेस मोटा हो या जब सरफेस पतला हो। तो जब सरफेस पतला हो तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज अच्छा होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऐसे स्ट्रक्चर को बॉडी में एक ऐसी जगह रखना चाहिए जिसपे किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज ना हो पाए। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी सो दैट देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो हम लोग जैसे हमारे लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर रहते हैं, हम पैसेजेस के जरिए हवा लेके जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, in addition there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। तो जिस एरिया में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे एयर वापस मतलब आती रहनी चाहिए, और यहाँ से जो CO2 रिच एयर है वो यहाँ से निकलती रहनी चाहिए। और ह्यूमन बींग्स में हम लोग ये अचीव करते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी कर लेंगे कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे रिब्स, डायफ्राम, मसल्स अलग अलग होती हैं, और कैसे हम ब्रीद इन करते हैं, कैसे हम ब्रीद आउट करते हैं, और किस तरह से मैकेनिज्म सक्सेसफुली काम कर पाता है। कल ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और होपफुली कल ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।
तो हमारा रेस्पिरेशन भी ओवर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए।